आदाब, नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। आपके लिए एक एक्सक्लूसिव खबर लेकर आया हूं जो हिंद वॉइस को अलग अलग सूत्रों से जानकारी मिली है। देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार ने अभी इतवार के दिन मुसलमानों के बुद्धिजीवियों के साथ में एक गुप्त बैठक की, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि जो ये हालात पैदा हुए हैं इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। कौन से हालात, उस पर पहले मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह से इस्लामिक राष्ट्रों में, इस्लामिक देशों में मुसलमानों के खिलाफ दुष्प्रचार किया गया, खासकर कोरोना जैसी महामारी को लेकर उनको निशाना बनाते हुए इस तरह की पोस्ट की गई, तो उससे जो बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई हैं और जो जाने वाली हैं, जिन पर खतरा मंडरा रहा है, तो उसके चलते ये बैठक बुलाई गई। और इसमें नरेंद्र मोदी ने जो उनके बहुत ज़्यादा विश्वास पात्र हैं उनके ज़रिए मीटिंग कराई गई, क्योंकि उन्होंने इसमें किसी भी ऐसे मुस्लिम फेस को जो उनकी पार्टी का है या उनकी तरफ से प्रवक्ता है उसको इस मीटिंग में जगह नहीं दी। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, मुख्तार अब्बास नकवी एक मुस्लिम चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के पास में, और जो अल्पसंख्यक आयोग का कार्य भी संभालते हैं, लेकिन उनको इसमें मीटिंग में कोई जगह नहीं दी। शाहनवाज हुसैन टिकट पे चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन उसको इस मीटिंग में कोई जगह नहीं दी। और भी बहुत सारे प्रवक्ता हैं, जैसे यासिर जिलानी है, जैसे शोभी खान है जो एडवोकेट हैं, ये सब पक्ष रखते हैं भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन इस मीटिंग में दूर दूर तक इनका कोई वास्ता नहीं था। होता भी क्यों, प्रधानमंत्री भी जानते हैं कि अगर हम गलत करें, हम सही करें, तो ये तो गुणगान हमारा ही गाएंगे, अपना दिमाग तो उनको चलाना है नहीं। खैर, उन लोगों को इसमें जगह नहीं दी गई, लेकिन जिन लोगों को इसमें बुलाया गया और जिनके जरिए मीटिंग कराई गई, उसमें भारतीय जनता पार्टी और आरएस के कुछ ऐसे सर्वमान्य लोग थे जो दोनों जगह अपनी पकड़ बनाए रखते हैं और जो विशेषज्ञ भी हैं, खासकर विदेशी नीतियों के, जिनमें सबसे पहले अगर मैं जिक्र करूं, राम माधव, जो भारतीय जनता पार्टी के महासचिव भी हैं और अपनी विदेश नीति के कारण जाने जाते हैं और एक इस तरह की डील कराने में माहिर है कि वो महबूबा मुफ्ती जैसी लोगों से भारतीय जनता पार्टी की डील कराकर वहां सरकार बना सकते हैं कश्मीर में। हालांकि महबूबा मुफ्ती सबसे बड़ी अलगाव पार्टी मानी जाती थी, लेकिन वो राम माधव थे जिन्होंने इनकी आपस में डील कराई और वहां पे सरकार बना दी। हाल फिलहाल उन पर जो चाहे कार्रवाई चल रही है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन राम माधव जो है डील कराने में बड़े एक्सपर्ट हैं। साथ ही चीन के विशेषज्ञ माने जाते हैं, एक तरह से चीन की नीतियों को लेकर विशेषज्ञ माने जाते हैं, विदेशी नीतियों के माहिर हैं। और जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री 2014 में बने, तो इंटरनेशनल लेवल पर जो प्रधानमंत्री की छवि थी 2002 के दंगों के कारण, उसको सुधारने में राम माधव का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे कि पहली बार जब अमेरिकी यात्रा पर नरेंद्र मोदी गए, तो वहां पर जो भव्य स्वागत हुआ, उसको जो ऑर्गेनाइज किया गया, उस पूरे इवेंट को, वो पूरा का पूरा राम माधव ने किया। और हाल फिलहाल हाउडी मोदी जब हुआ था, मोदी जी दोबारा गए थे अमेरिका, वैसे तो काफी बार जा चुके हैं, लेकिन हाउडी मोदी में जिस तरह से भव्य स्वागत किया गया और जो टीम और जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन किया, वो सब भी राम माधव ने किया। तो बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं और आरएसएस के प्रचारक भी हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हमेशा उसके शामिल भी रहते हैं। यानी कुल मिलाकर एक बड़ा चेहरा है और विश्वास पात्र है नरेंद्र मोदी के, और सीधे सीधे रिपोर्ट करते हैं नरेंद्र मोदी को। इसके अलावा इस मीटिंग में एमजे अकबर, जो पूर्व विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, हालांकि मीट टू जब से लगा था उसके कारण अलग रहे हैं और बड़े पत्रकार भी एक तरह से माने जाते हैं, एमजे अकबर इसमें शामिल थे। इसके अलावा जयंत सिन्हा वही सांसद हैं और यशवंत सिन्हा के बेटे हैं, तो वो भी इस मीटिंग में शामिल थे। लेकिन मुसलमानों की तरफ से कौन कौन लोग शामिल थे, कौन कौन से बुद्धिजीवी शामिल किए गए हैं, उनमें भी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये कोई ऐसे नहीं थे कि किसी मौलाना को बुला दिया या क्या किसी जमीयत से जुड़े लोगों को बुला दिया, नहीं, इंटेलेक्चुअल और जो वरिष्ठ लोग थे, जाने माने बुद्धिजीवी थे, उनको यहाँ पर बुलाया गया। तो जितने भी ये मुस्लिम बुद्धिजीवी बुलाए गए, इनको सिर्फ बुलाने का एक मतलब यह था, नाम मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन बुलाने के कारण मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो ये दुष्प्रचार के कारण जो हो रहा है, उन सब का हालातों को कंट्रोल करने के लिए, उसको सुधार लाने के लिए इन सबको बुलाया गया, क्योंकि सरकार भी ये मान के चल रही कि हाँ, वाकई कुछ ना कुछ ऐसे हालात हुए हैं और जिससे हालात और ज्यादा ना बिगड़े, तो उससे पहले इन चीजों को कंट्रोल कर लिया जाए। तो इन मुस्लिम बुद्धिजीवियों को बुलाने का सिर्फ एक कारण था कि इनका मन टटोल लिया जाए कि मुसलमान फिलहाल सोच क्या रहा है। तो जब इनसे पूछा गया कि भाई इन सब हालात को सुधारने का कुछ तरीका बताए, तो सबने एक सुर में कहा कि देखिए, जो आपके लोग, खासकर हिंदू समुदाय के कुछ लोग मुसलमानों के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको उन्हें रोकना होगा। दुष्प्रचार कौन कर रहे हैं? खासकर मीडिया वाले कर रहे हैं। कुछ ऐसे मीडिया के लोग हैं जो लगातार नफरती जुबान बोल रहे हैं और लगातार नफरत का एक प्रोपेगेंडा लगातार चलाए जा रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि दिल्ली दंगों में जिस तरह से एक तरफा कार्रवाई की गई है और मुस्लिम छात्रों पर यूएपीए कानून लगाकर उन्हें जेल में डाला गया, एक लड़की सफूरा जरगर जो सिर्फ एनआरसी सीए का विरोध कर रही थी, उस पर यूएपीए कानून
कानून लगाकर जेल में डाल दिया गया। वो बेचारी प्रेग्नेंट भी है, लेकिन कोई पूछ नहीं रहा, ना ही उस पर उसकी कोई केयर कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ कपिल मिश्रा जैसे लोग, रागिनी तिवारी जैसी महिला जो सरेआम वीडियो जारी करके धमकियां देती हैं, और रागिनी तिवारी तो वीडियो लाइव करके लगातार पत्थरबाजी भी कर रहे थे, ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो इस बात को इन सारे बुद्धिजीवियों ने एक सुर में बोला कि आप लोगों की तरफ से अगर पहल होगी, हिंदू समुदाय के लोग कुछ शुरुआत करेंगे तो इन हालातों पर कंट्रोल किया जा सकता है। हालांकि इसमें कुछ जो बुद्धिजीवी थे वो कुछ खामोश भी रहे, कुछ उन्होंने ज़्यादा कुछ कहा नहीं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। देखिए, इसमें जो शामिल थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो हैं तारिक मंसूर, वो इसमें शामिल हुए। कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तलत महमूद, दिल्ली इंडिया इस्लामिक कल्चर के अध्यक्ष सिराज कुरैशी, पटना हाईकोर्ट के पूर्व जज इकबाल अंसारी और उर्दू इनकलाब के एडिटर शकील हसन शमसी इस बैठक में मौजूद थे। तो इसमें सारे बुद्धिजीवी और अलग अलग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, और दिल्ली के पूर्व एलजी नजीब जंग भी इस मीटिंग में शामिल थे। और इस मीटिंग के पीछे एक खास बात और ये थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली दंगों की जब खबर गई, उसमें ये दिखाया गया कि मुसलमानों पर एक तरफा कार्रवाई हो रही है। और जो वहाँ से आवाज़ उठी, जिसमें थे तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान, OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कॉरपोरेशन से जो आवाज़ें उठी हैं, साथ ही ईरान के जो सबसे बड़े धार्मिक नेता है हयातुल्लाह खामेनी, इन लोगों ने जब ये इसका विरोध किया, और तो उसके चलते ये सारी बैठकें होनी शुरू हो गई हैं। तो इस बैठक में सीधा सीधा एक बात तो निकल के आ रही है दोस्तों कि कहीं तो कुछ ना कुछ हुआ है कि मोदी सरकार अब जो है सोचने पर मजबूर हो गई और अपनी सबसे विश्वास पात्र टीम जो है उसको इस पे लगा दिया है। क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा ही होगा खाड़ी देशों में जो इस तरह की पोस्ट करने वाले लोग थे, जिसपे यूए की प्रिंसेस जो थी अल हिंद कासमी, उन्होंने बड़ा एतराज़ जताया था, और तमाम कंपनी के अधिकारियों ने, उन्होंने कहा था कि ये लोग सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन नफरत इनके अंदर अभी कहाँ से पैदा हो गई है। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि इन खाड़ी देशों में टोटल 85 लाख से भी ज़्यादा भारतीय काम करते हैं, यानी 85 लाख से भी, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाते रहते आते रहते हैं। कुल मिला के करोड़ के आसपास की एक तरह से संख्या है। और जो विदेशी मुद्रा का भंडार है, अगर उसका मैं यहाँ परसेंटेज निकालूं, जो 2019 में था, जैसे हमारा टोटल विदेशी मुद्रा जो भंडार था 422 बिलियन अमेरिकी डॉलर था 2019 में, उसका जो 20% आता है सिर्फ और सिर्फ खाड़ी देश से आता है। यानी कि मामला जो है छोटा नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इन लोगों का 20% योगदान है विदेशी मुद्रा भंडार में। अब जब इन्होंने कहा कि इन सारे बुद्धिजीवी से पूछा गया, कुछ जिनमें खामोश है एक सुर में ये बोल के उठ गए कि देखिए आपकी जो कार्रवाई है उसमें उससे मुसलमानों में अच्छा संदेश नहीं किया गया। और उनका ये कहना है कि बार बार हमसे ये सरकार आने के बाद मुसलमानों की वफादारी का सबूत मांगा जा रहा है देश के प्रति, ये किसी तरह से भी ठीक नहीं है। बार बार मुसलमानों की वफादारी पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। कभी NRC CA ले आते हैं, जिसका अगर विरोध भी करते हैं तो एक तरफा कार्रवाई होती है, उसके चलते मुस्लिम समाज में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। खैर, राम माधव जी ने पूछा कि कोई हल बताइए। फिलहाल उन्होंने एक सुर में कह दिया कि शुरुआत हिंदू समुदाय को करनी होगी, क्योंकि मुसलमान जो है वो सिर्फ सरकार के खिलाफ था, किसी समुदाय के खिलाफ नहीं था। लेकिन उसको इस तरह से बना दिया गया, इस पूरे हालात को, जो ये अभी पूरा कंक्लूजन निकल के आया कि वो सब जो है देश के खिलाफ है और हिंदुओं के खिलाफ है, लेकिन उसमें कहीं ऐसी कोई बात नहीं थी। वो सरकार की कुछ नीतियों का विरोध कर रहे थे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सरकार के कुछ फैसलों का ही विरोध हुआ था, उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं थे, बहुत सारे और लोग भी थे जो मुसलमानों के साथ शामिल थे। लेकिन उस तरह से एक नैरेटिव सेट कर दिया गया पूरे के पूरे दुनिया भर में कि जो मुसलमान हैं वो देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, देश विरोधी काम कर रहे हैं, और जिसका नतीजा अब जाकर ये पूरी तरह सामने आया है। और अब मोदी सरकार सोचने पे मजबूर हो गई है। ये एक बैठक थी जो हुई है, आगे अगर कोई बैठक होती है और कोई जानकारी मिलती है मैं आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगा, क्योंकि इस बैठक से तो सारे चमचों को जो था भाजपा के उनको दूर रखा गया, कुछ अच्छे लोगों को इसमें शामिल किया गया है। आप लोगों का क्या कहना है नीचे कमेंट कीजिए, साथ ही इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले अपडेट में मिलता हूँ।